जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 8th क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री, ठीक है। तो जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है सेकंड चैप्टर के बारे में। और फर्स्ट में दोस्तों मुख्य रूप से हम लोग पढ़ रहे थे तारीख के बारे में पढ़ रहे थे, और सेकंड में हम लोगों को व्यापार के बारे में पढ़ना है। जैसे व्यापार से कंपनी तक कैसे स्थापित हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का, तो उसके बारे में ही हम लोगों को मुख्य रूप से जानकारी दिया गया है। दोस्तों पहले जो ब्रिटिश आया था हम लोगों के यहाँ, वो व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे कंपनी स्थापित कर करके वो जो है यहाँ पे ये राजनीतिक मामलों में भी जो है दखल देना शुरू कर दिया था। तो किस तरह से उन्होंने जो है व्यापार करना शुरू किया यहाँ, फिर किस तरह से कंपनी स्थापित की, तो इसके बारे में ही इस चैप्टर में हम लोगों को जानना है। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बोल रहा है कि मुगल बादशाहों ने औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। मतलब मुगल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली राजा कौन था? औरंगजेब ही तो था। औरंगजेब के बाद दोस्तों देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहाँ पे बहुत सारे जो राज्य होते हैं जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, उनको मतलब उनको बस में करना मुश्किल हो जाता है। बस में जो इसके बाद जो शासक आता है वो बस में लोगों को नहीं कर पाता है। और जो ज़मींदार होते हैं, जो सूबेदार होते हैं, जिनके बड़े बड़े पद, राजनीतिक आर्थिक पद मिले हुए थे और जिनके पास ज़्यादा मात्रा में खेती वगैरह था, तो मतलब वो सब क्या करते हैं कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ बढ़ गई थी। वो शक्तियाँ राजा के द्वारा ही दी गई थी और राजा के विरुद्ध ही वो लोग प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। और 1707 ईस्वी के बाद जो है दिल्ली का साम्राज्य तितर बितर हो जाता है, बिखर करके रह जाता है। और फिर 18वीं शताब्दी में यहाँ पे ब्रिटिश जो है घुस करके आ जाता है, आक्रमण कर देता है। और सबसे पहले दोस्तों ईरान का जो है ईरान के लोग यहाँ पे आक्रमण करते हैं दिल्ली में, ठीक है ना। सबसे पहले ईरान के उनका नाम रहता है नीरज शाह, ठीक है ना, इस तरह से कुछ नाम रहता है। और वही जो यहाँ पे आक्रमण करते हैं, ठीक। तो आइए यहाँ पे देखिए, पढ़ते हैं। तो आखिरी शासक जो था शक्तिशाली औरंगजेब था, और उन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। लेकिन जब 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती, तो उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जिम्मेदार अपने को क्या किए, ताकतवर समझ लगे, मतलब ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली थी, मैंने अपनी अलग से राज बना लिए थे, अपनी रियासत अलग कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतों सामने आने लगी थी, दिल्ली अधिक दिनों तक जो है प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनका ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। मतलब देखिए, ये लोग तय करके नहीं आए थे अंग्रेज लोग कि वहाँ पे जा कर के हम अपना जो है साम्राज्य स्थापित कर लेंगे या फिर वहाँ जा कर के बस जाएंगे। कोई इसमें दिलचस्पी नहीं थी इन लोगों की। ये लोग को बस दिलचस्पी इसमें थी कि हमको वहाँ जा कर के व्यापार करना है, कंपनी खोलना है, व्यापार करना है, बस इतना ही सोच करके लोग आए थे। इन लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं था कि हम लोगों को साम्राज्य स्थापित करना है, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों को साम्राज्य स्थापित करना पड़ा? क्यों ये लोग साम्राज्य स्थापित किए? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। जब सोच के नहीं आए थे, तो यहाँ पे आने के बाद उनका मूड क्यों बदल गया? कुछ तो ऐसा यहाँ उन्होंने देखा होगा। तो कैसे हुआ उसके बारे में ही इसमें हम लोगों को इस चैप्टर में जानना है। तो यहाँ पे एक चित्र दे रहा है दोस्तों। इस चित्र के बारे में क्या, इस चित्र में की विशेषता है, किस चीज़ के बारे में चित्र दे रहा है, उसके बारे में देखिए, पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ देखिए, बोल रहा है कैप्टन हेडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी। तो कैप्टन हडसन जो है उसके द्वारा जो बादशाह जफर को और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। बोल रहे औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। मतलब ताकतवर तो नहीं हुआ, उतना शक्तिशाली तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक फिर भी मुगल बादशाहों का जो है बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ था, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था।
यानी कि 1857 की जब ब्रिटिश शासन विरुद्ध में जो है वहाँ पे चला विरोध में विद्रोह शुरू हुआ था। तो विद्रोहियों ने मुगल शासक था कौन थे बहादुर शाह जफ़र अंतिम शासक थे। तो उनको ही जो है अपना नेता मान लेता है सब लोग। और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बेटों को जफ़र के सामने ही मार डाला था। तो अंग्रेज़ों ने बहुत गलती किया था दोस्तों। बहादुर शाह जफ़र जो थे मतलब दिल्ली सल्तनत का मुगल साम्राज्य का समझिए अंतिम शासक थे। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उनको ही लोग नेता चुन लिए थे, बहादुर शाह जफर को ही, ठीक है। लेकिन फिर जब वहाँ पे ये चीज़ नहीं चल पाया, दबा दिया गया किसको मतलब विद्रोह को कुचल दिया गया था, दबा दिया गया था। तो फिर अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया था, देश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर उनके एक बेटा था जफ़र, तो उनको इनके मतलब पिता के सामने ही उनकी हत्या कर देता है इसकी बेटा को। तो सोचिए कितना दर्दनाक उनको मतलब दर्द हुआ होगा। तो इस तरह से अंग्रेज़ जो अत्याचार करना फिर शुरू किए थे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो किस तरह से आया पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे आया उसके बारे में दे रहा है कि सन 1600 ईस्वी की अगर बात करें तो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अथवा इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। मतलब एक महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, एलिजाबेथ प्रथम है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ये कहाँ की महारानी है, इंग्लैंड की महारानी है, ठीक है। तो कंपनी भी कहाँ की थी, इंग्लैंड की ही थी। तो एक क्या करता है कि उससे मतलब सलाह लेता है, उससे इजाज़त लेता है, ठीक। तो इससे इजाज़त ले करके इजाज़तनामा ले लेता है और इजाज़तनामा ले करके पूरब में व्यापार करने का इसको अधिकार प्राप्त हो जाता है और फिर पूरब में व्यापार करने चला आता है, ठीक है। भारत कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड से पूरब में। तो देखिए ब्रिटिश आइसलैंड यहाँ पे है, यहाँ से देखिए ब्रिटिश आइसलैंड यहाँ से, और इधर से दोस्तों इस समुद्री मार्ग होकर के यहाँ से भारत से व्यापार करने आ रहा है। और इधर देखिए यहाँ पे कोलकाता में आता है, बम्बई में आता है, मद्रास में आता है। तो इस तरह से यहाँ पे उन लोगों ने जो मतलब शुरू किया था व्यापार करना, ठीक है। और सेंट हेलिना रास्ता से लोग आते थे, ठीक है। और देखिए केप ऑफ गुड होप यहाँ पे है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भी यहाँ पे आते थे लोग, ठीक है। और ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप आपको दिखा रहा है, इधर एशिया महाद्वीप दिखेगा, यूरोप यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। तो वहाँ पे महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाज़तनामा ले लेता है चार्टर के द्वारा 1600 ईस्वी में, और फिर वहाँ पे कंपनी पर अधिकार मतलब पूरा में व्यापार करने का अधिकार इन लोगों को मिल जाता है, फिर व्यापार कर लेता है। अब बोला इजाज़तनामा का मतलब क्या होता है, तो इस इजाज़तनामा का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारी कंपनी एक इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से हो नहीं कर सकती। इस चार्ट के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप के में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो देखिए इजाज़तनामा में लिखा क्या था इजाज़तनामा जब लिया तो पूर्वी व्यापार करने का इसको अधिकार प्राप्त हो गया। और इजाज़तनामा में दोस्तों लिखा हुआ था ये कि आप समुद्री पार करके नए देश को या नए क्षेत्र को व्यापार के लिए चुनिए। वहाँ से आप सस्ता चीज़ खरीदिए, मतलब सस्ते कीमत पर कोई भी चीज़ खरीदिए और उसको यूरोप में ले जाकर जितना मन चाहे महंगा बेचिए, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रतिस्पर्धा था ही नहीं। अगर प्रतिस्पर्धा होता तो एक ही भाव में सारा चीज़ मिलता, सभी जगह मिलता, क्योंकि उसको मजबूरी हो जाता ना देना, काहे कि एक जगह सस्ता मिल रहा है, एक जगह ज़्यादा महंगा मिलता, तो लोग क्यों वहाँ उससे खरीदते, जहाँ सस्ता मिल रहा है उससे खरीदते। तो प्रतिस्पर्धा उस टाइम कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, इस वजह से ही जितना मन चाहे कीमत पर वो लोग यूरोप में जाकर के बेचते थे और भारत से कच्ची मतलब जो मतलब कम दामों में खरीदे और यूरोप में उसको मन चाहे एकदम ऊंची दामों पर बेचा करते थे, ठीक है। तो ऐसा इजाज़तनामा में लिखा था और इजाज़तनामा जो उनको मिल गया था महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 1600 में ही, और पूर्वी व्यापार करने का उन लोगों को जो है व्यापार मतलब
आदेश मिल गया था। ठीक है, अब यहाँ पे वाणिज्य एक शब्द दे रहा है, वाणिज्य। अब देखिए वाणिज्य का मतलब क्या होता है, तो बोल रहा है ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर उसको ज़्यादा कीमत पर बेच कर, यानी कि मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा जब कमाया जाता है तो उसी को वाणिज्य कहते हैं। तो यही कह रहा है वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमाती थी। मतलब कि वो प्रतिस्पर्धा से कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा होता तो ज़्यादा मुनाफा होना मुश्किल था। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। ठीक है, अब देखिए लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। देखिए पूर्व में ये व्यापार तो कर सकता था। अब बोल रहा है मतलब सस्ती कीमतों पर भारत से मतलब खरीदता था सामान, कोई भी पूर्व से, और फिर जाके यूरोप में अपने महंगे दाम पर बेच देता था ये लोग। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ये शाही दस्तावेज, जो ये दस्तावेज पर साइन करवाया गया था एलिजा प्रथम से, वो दूसरी यूरोपीय ताकत को तो पूर्व के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। अब जैसे देखिए यूरोप के देश है, दूसरा देश मान लिया जाए कि जर्मनी आ जाए, फ्रांस आ जाए, ये सारे देश को ये आना चाहे तो इसको तो ये नहीं रोक सकता दस्तावेज, तो इसको ये दस्तावेज नहीं रोक सकता था। ठीक है, तो इंग्लैंड, जब तक इंग्लैंड का जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट पर छूते हुए केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। इंग्लैंड वाला से पहले पुर्तगाल वाला आ गया। देखिए यहाँ पे से देखिए इंग्लैंड वाला क्या कर रहा है कि इधर से आ रहा है, इधर से घूमते घूमते इधर से आ रहा है, केप ऑफ के रास्ते आएगा। लेकिन दोस्तों केप ऑफ से ही आएगा, केप ऑफ गुड होप से। लेकिन पुर्तगाली यहाँ कर रहा है कि भारत के पश्चिमी से अपनी स्थिति जो है वहाँ पे दर्ज करा दिया। तो अब पुर्तगाली भी आ गया। तो वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कौन? पुर्तगाली लोग। पुर्तगाल की खोजी यात्री वास्को डिगामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुँचने में इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो समुद्री मार्ग का पता सबसे पहले कौन लगाया था? वास्को डिगामा ने सबसे पहले 1498 ईस्वी में जो है भारत पहुंचा था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर को व्यापार में की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब देखिए यहाँ पे कितना व्यापारी हो गया। वो लोग चाह रहे थे ब्रिटिश को ये तो मतलब अधिकार मिल गया था, लेकिन उस दस्तावेज में ये नहीं लिखा हुआ था कि कोई और यूरोपीय कंट्री वहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक, तो सारा यूरोपीय कंट्री, पहले पुर्तगाली आ गए। पुर्तगाली तो 1498 में से ही खोज करके रख दिया। समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था। तो पश्चिमी तट से पुर्तगाली आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों पुर्तगाली के आने के बाद यहाँ पे डच लोग भी आ गए। ठीक है, और डच के बाद फिर यहाँ पे फ्रांसीसी लोग भी आ गए। 17वीं शताब्दी में डच आ गया और फिर कुछ दिन बाद फ्रांसीसी भी यहाँ पे आ गया था। अब बोल रहा है कि समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। अब देखो पूर्वोत्तर में आया है मतलब व्यापार करने ये लोग, समझिए मुख्य रूप से समझिए भारत में आया। ठीक है, तो भारत में मान लिया जाए कि एक वस्त्र का उत्पादन केंद्र। ठीक है, तो वस्त्र का उत्पादन कर रहा है भारत, वस्त्र निर्यात कर रहा है भारत, निर्यात करेगा तो कितनी कंपनियों को बेचेगा? ठीक है, एक कंपनियां ले रहा है, दूसरी कंपनियां भी, दूसरा कंपनियां कोई और चीज़ ले भाई यहाँ से, लेकिन नहीं, उस सबको उसको वही चाहिए जो वो कंपनी ले रहा है, हमको भी वही चाहिए, हमको भी वही चाहिए। मतलब सारी कंपनियां जो एक ही चीज़ की मांग कर रही थी कि नहीं हमको वही खरीदना है। ठीक है, तो बोल रहा है यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। रेशम के यहाँ बहुत पसंद करते थे भारत के रेशम को, बहुत कपड़े के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, तो इसके अलावा काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी, इस सब की ज़बरदस्त मांग थी। कहाँ से? भारत से। तो यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब देखिए भारतीय बाज़ार में इतनी चीज़ें कम पड़ रही है, कंपनियां इतना आ गया है खरीदने के लिए, कोई एक दो कंपनियां रहता तो मुनाफा मतलब उन लोगों को ज़्यादा होता। क्या है कि भारत सरकार मतलब भारत से सस्ते दामों में खरीद पाता, लेकिन यहाँ पे कंपनियां ज़्यादा हो गई है तो भारत के पास चीज़ें कम पड़ रही है, कितना को बेचेगा? और एक ही चीज़ हर कंपनी खोज रहा है, तो ये क्या करेगा उस स्थिति में कि अपना कीमत बढ़ाएगा कि नहीं, को जो ज़्यादा देगा ना कीमत उसको हम बेचेंगे, तो कीमत यहाँ पे बढ़ रहा है। तो सोचिए कीमत जब यहाँ पे बढ़ेगा तो वहाँ पे वो कितना और अधिक दाम में बेचेगा, मतलब उसको मुनाफा कम होगा, तो मुनाफा वहाँ पे गिरने लगा। अब बोला कि अब इन व्यापारिक कंपनियों
अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का सही एक रास्ता था, यही एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दे। मतलब अब यही एक रास्ता बच गया था कि अब तो प्रतिस्पर्धा होना शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे देखिए खरीदने में प्रतिस्पर्धा हो रहा है, बेचने में हो या ना हो, बेचने पर नहीं होता था, लेकिन अब खरीदने के लिए ही जब इतना सारा आ गया है कंपनी, तो खरीदने से ही मतलब प्रतिस्पर्धा शुरू हो रहा है। तो अब इनको एक ही रास्ता था कि हम प्रतिस्पर्धा को जो किसी तरह प्रतिस्पर्धा जो हमारा कंपनियां करा उसको समाप्त करें हम। और लिहाजा बाजार पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारियों कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। जैसे देखिए, अब कोई सोच रहा था कि अब पूरी तरह से हम कब्जा उस होड़ को कर लें, मतलब उस क्षेत्र को हम पूरा अपने कब्जे में कर लें, ताकि वहाँ का जितना भी मतलब व्यापार हो सिर्फ हमारी लिए हो, ठीक हो, हमारी कंपनी के लिए। तो सारी कंपनियां अब यही सोच रही है, ठीक है। तो आपस में झगड़ा तो होगा ही, तो आपस में ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती और रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। तो अब देखिए अब एक दूसरे को जो है अवरोध उत्पन्न कर रहा है, मतलब एक कंपनियां चाह रही है आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ने दे नहीं रही है। ओके, कोई को समुद्र में ही जहाज गिरा दिया, पूरा माल खत्म। मतलब इस तरह से वहाँ पे लड़ना शुरू कर दिया सब लोग अपने में ही। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, मतलब हथियार के मदद से चल रहा है, जिसके पास ज़्यादा हथियार वही सामान लेकर जा सकता है, सोच लीजिए। और व्यापारिक चौकियों की किलादारी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपने बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे थे। मतलब कि देखिए, अब जहाँ से व्यापार हो रहा है वहाँ तो टकराव होगा, वहाँ के जो शासक हैं उनको कोई गलती नहीं, वहाँ के शासक अपने बस्ती को क्या करेंगे, किला बंद करेंगे कि नहीं हम अपने बस्ती को किला बंद करेंगे, कोई कब्जा ना कर ले। उसके बाद मुनाफा कमाएंगे व्यापार से, कब यहाँ से मतलब व्यापार तो करेंगे ही, बेचने वाले हैं तो कंपनी ढेर है, तो मुनाफा कमाने के लिए तो मतलब आपसी जो शासक थे किलाबंदी करने में, मुनाफा करने में, इसकी वजह से आपसी शासक को भी टकराव बढ़ गया। कंपनी को जो बढ़ा तो बढ़ा, आप मतलब शासक को भी टकराव बढ़ गया, आपसी शासक को। बुरा इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो देखिए, अब राजनीतिक में भी आया कैसे दौर, क्योंकि अब शासक को भी प्रभाव पड़ रहा है, शासक में भी टकराव बढ़ रहा है, तो कंपनी भी आपस में लड़ रही है, शासक भी आपस में लड़ रही है। तो अब कंपनी को एक ही रास्ता बचता है कि हम शासक से समझौता करें, कंपनी से हमारा बात बन नहीं रहा है, शासक भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तब इसको मतलब कंपनी को एक मात्र ऑप्शन रह गया कि हमको अगर यहाँ पे रहना है तो हम शासक से बात करें, गुप्त संधि करें, जो भी करें, शासक से हमको बात करना पड़ेगा। तो वहाँ पे राजनीतिक स्थिति आना मतलब तय हो गया था, राजनीति को अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल हो गया था। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो सबसे पहले बंगाल में व्यापार शुरू करती है, तो इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, बोल रहा है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब हुआ, 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ पहला इंग्लिश फैक्ट्री। कहाँ पे, हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। तो कंपनी के व्यापारी कहाँ से चलाते थे, हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे इंग्लिश फैक्ट्री शुरू की गई थी। क्या, पहली इंग्लिश फैक्ट्री। और यहीं से दोस्तों मतलब कि सरकार क्या करते थे कि यहीं से जो है मतलब फैक्ट्री व्यापारी अपना काम किया करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई पूछे कि इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था, तो हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में व्यापार का शुरुआत वहाँ से हुआ था। इन व्यापारियों को उन ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फैक्टर, ठीक है। इन व्यापारियों को उन ज़माने में क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। और बोला इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। मतलब जो हमको निर्यात करना है, मतलब यहाँ से भेजना है, तो उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता था, उसको वेयर हाउस कहा जाता था, ठीक है। और यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों के फैक्ट्रियों के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर एक किला बनाना शुरू कर दिया था।
2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की जिम्मेदारी भी खरीद ली। उनमें से एक गाँव काता था, जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ठीक है, तो उनको शुल्क भी मतलब वसूल नहीं करना है, शुल्क भी वो जमा नहीं करेंगे। दूसरे के सोचिए, दूसरा के देश में व्यापार करेंगे, दूसरे क्षेत्र में आकर के व्यापार करें, ऊपर से शुल्क नहीं देना चाह रहे हैं। और जैसा नहीं है कौन, औरंगजेब। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे कंपनी का किस तरह से किला बनना शुरू हो गया, आप लोगों को देख रहे हैं। तो देखिए, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें, यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगे हुए थे। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान में से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी ने जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं दी गई थी। मतलब सिर्फ कंपनी को था, कंपनी अपने तौर पर जो निजी व्यापार चलाती थी उसके लिए नहीं दी गई थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था। उसने बंगाल के राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां का विरोध कौन न करते। मतलब मुर्शिद कुली खां जो होते हैं फिर विद्रोह कर देते हैं कि नहीं, ऐसा ये सब ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती है। यहाँ पे एक दोस्तों देखिए चित्र दे रहा है, ये दे रहा है किसके लिए, ये मद्रास के जहाज़ों के समान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिस्पन्स द्वारा बनाया गया चित्र है, 1867 का चित्र है ये। ठीक है, अब यहाँ पे व्यापार से युद्ध तक कैसे पहुँचा, ये रॉबर्ट क्लाइव है, देख लीजिए। और दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को ही हुआ था, कुली खां से झगड़ा हो गया था, युद्ध हुआ था। तो क्यों हुआ था पता है, ये सब नहीं मान रहे थे। औरंगजेब से जो फरमान जारी कर दिया, औरंगजेब ने जारी कर दिया था, ले लिया था औरंगजेब से ये लोग फरमान, तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो फरमान में सिर्फ कंपनी को मतलब लिखा था कि तुम कर नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, मत देना। लेकिन उसके बाद हुआ कोची की सारे निजी जो कंपनियां थी वो भी जो है कर देना बंद कर दी थी। तो फिर बंगाल का जो है राजस्व बहुत कम मात्रा में वसूली हो रहा था। फिर बंगाल के जो थे नवाब मुर्शिद कुली खां, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो आइए यहाँ पे झगड़ा के बारे में देखते हैं, युद्ध कैसे हुआ। बोल रहा है 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। तो जब तक औरंगजेब था तब तक तो कोई बात नहीं था, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो फिर बंगाल अपना जो है बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने अपना जो है ताकत दिखाना शुरू कर दिया था। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति में भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली बर्दन खां और उसके बाद सिराजुद्दौला। मतलब सबसे पहले कुली खां आए, उसके बाद अली बर्दन खां, उसके बाद सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की रियायतें देने से मना कर दिया था। व्यापार को अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उनसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उनको किलेबंदी को बढ़ाने से रोका। मतलब देखिए क्या किया, सबसे पहले मुर्शिद अली कुली खां थे, फिर आया कौन, ये क्या थे, अली बर्दी खां। ठीक है, और उसके बाद सिराजुद्दौला। तो आए ना, तो ये लोग क्या किए कि कंपनी से नजराना मांगने लगे, फिर उनको सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, उनको किले बनाने पर रोकना लगे, मतलब रोक लगवाने लगे कि नहीं अब तुम किला आगे नहीं बढ़ाओगे। तो इसके लिए कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील की कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। मतलब इन्होंने कहा, ये लोगों ने बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से हमारे बिहार के जो है बिहार से जो है हमारा राजस्व कम होता जा रहा है। तो और नवाब की ताकत जो है कमज़ोर पड़ रही है। उन्होंने कहा कि फिर नवाब हम लोगों का ताकत भेजो, तुम लोग की वजह से कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। मतलब फिर भी कंपनी कही कि नहीं, हम टैक्स नहीं चुकाएंगे। उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब और उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। फिर कंपनी वालों ने भी इनका जो है अपमानित करने का प्रयास किया है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगे से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। मतलब कि कहना था कंपनी वाला को कि स्थानीय अधिकारी जो यहाँ के हैं, उनके बेतुकी मांग से, मतलब बिना मतलब के जो मांग कर रहे हैं, उससे कंपनी का व्यापार तबाह हो जाएगा। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। मतलब कि तभी यहाँ पे अच्छा व्यापार हो पाएगा जब हम लोगों को कर ना देना पड़ेगा, मतलब कर देने की चिंता खत्म हो जाएगी।
तो कंपनी की इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों को पुनर्निर्माण करना होगा। मतलब देखिए, पहले ये लोग दिमाग लगा रहा था कि कर हम लोग नहीं देंगे, ये दिमाग लगा रहा था कि कर नहीं देंगे तो हमारा कंपनी फल फूल जाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन इसको ये भी बात यकीन था कि कंपनी तभी बढ़ेगा जब वहाँ पे से हम लोग क्या करेंगे, किला वगैरह का निर्माण कर लेंगे, कई सारे गाँव खरीद लेंगे, तब कंपनी का अच्छा विकास होगा। इन लोगों को ये मानना था। और फिर हुआ क्या, देख रही है, ये टकराव दिनों दिन गंभीर होती गई और अंततः इन टकराव का परिणति प्लासी युद्ध के रूप में हुआ। ठीक है, तो फिर प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन थे पता है? सिराजुद्दौला थे और रॉबर्ट क्लाइव थे प्लासी के युद्ध में। यही थे ना प्लासी के युद्ध में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला कंपनी के नवाब थे बंगाल के। ठीक है, अब देखिए प्लासी का युद्ध क्या था। ठीक है, प्लासी का युद्ध देखते हैं। बोल रहा है कि 1756 ईस्वी में जब अली बर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। मतलब कंपनी को सिराजुद्दौला जिस तरह से व्यवहार कर रहा था, कंपनी को इसकी ताकत से बहुत भय था कि बहुत मतलब ताकतवर व्यक्ति है। तो सिराजुद्दौला से की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से जो है दे सके और आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला को प्रतिद्वंदियों में से सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी हैं, मतलब उनके जो विरोधी हैं, उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए, और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। ऐसा सोचा कि सिराजुद्दौला को हटा दें, वहाँ पे कठपुतली नवाब बना दें। कठपुतली का मतलब समझे आप लोग? कठपुतली मतलब जो जिसको हम अपने इशारे पर नचा सके। यहाँ देखिए कठपुतली का एक चीज़ दिया है, बोल रहा है यह एक खिलौना होता है। कठपुतली क्या होता है? एक प्रकार का खिलौना होता है जिससे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचा सकते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो कठपुतली दोस्तों ये मतलब मजाक उड़ाने के लिए एक शब्द कहा गया है, व्यक्ति के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये एक प्रकार का खिलौना है जिसको धागे के सहारे अपने अंगुली पर नचा सकते हैं। तो बोलता है ना कि उसकी अंगुली पर नाचता है, उसका कठपुतली है, उसका चमचा है, इस तरह से। तो वही हुआ। ठीक है, तो ये भी यही चाहती थी सरकार। एक चाहती क्या थी ब्रिटिश कंपनी कि मतलब हम अपना एक कठपुतली जो है यहाँ पे नवाब बना दें और सिराजुद्दौला को हटा दें, क्योंकि उनको डर था सिराजुद्दौला से। ठीक है, तो जो मतलब कंपनी को हमेशा साथ दे और कंपनी को सारा चीज़ में सुविधा प्रदान करे और कंपनी को मतलब फिर कामयाबी भी मतलब, लेकिन फिर ये करने में कामयाब नहीं हुआ, कंपनी नहीं बना पाया, उसको नहीं हटा पाते हैं। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी अनेक राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग लड़ाना बंद कर दे। मतलब फिर जब इनको पता चला कि कुछ कुछ इधर टांग लड़ा रहा है ही, तो फिर हुक्म दिए कि कंपनी अपने राज्य की राजनीतिक मामलों में मतलब टांग लड़ाना बंद करे। वो लोग व्यापार के लिए आए हैं, व्यापार के लिए राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाए। और बोल रहे हैं कि और भी बोले कि किलेबंदी की रोके और बाकायदा राजस्व चुकाएं। मतलब कि किले को रोकें और जो बाकाया मतलब राजा से बाकी जो कर है वो चुकाइए। और जब दोनों पक्ष पीछे हटने तक को तैयार नहीं हुए तो उसने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब को ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। मतलब वो कहे जो सिराजुद्दौला थे वो बोले कि हमको बकाया कर चाहिए, जो बकाया रखे हुए हो, उसके बाद तुम यहाँ किलाबंदी नहीं करोगे, जितना कि रोक दोगे किलाबंदी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ कि वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ये क्या किए, सिराजुद्दौला की फैक्ट्री इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर देते हैं और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया था और गोदाम में डाल दिया था। तो ये लोग मतलब गिरफ्तार करके, और नवाब की फौज ने ही गिरफ्तार किया और उसको फैक्ट्री में गोदाम में डाल दिया। ठीक है, और अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिया और अंग्रेज़ जहाज़ को घेर लिए थे। कौन? नवाब के सैनिक। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे कर लिया और उधर का रुख किया। कब्जे करने के लिए उधर का रुख किया था कलकत्ता स्थित किले को। कलकत्ता में जो किला बनवाया था ना अंग्रेजों ने, उसको कब्जा करने का प्रयत्न किया। हो जा कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास का सयास जब कब सोचा कि कलकत्ता हाथ से निकल रहा है, मतलब नवाब उस पर अपना अधिकार जमाना चाह रहा है, कब्जा में ले रहा है, तो मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757
में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजउद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजउद्दौला की हार एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर का कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजउद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब रॉबर्ट क्लाइव इसको मीर जाफर जो था, समझिए बात को, मीर जाफर कौन है? मीर जाफर यहाँ के है, सिराजुद्दौला कहाँ के हैं? बंगाल के नवाब हैं। देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला का फिगर दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिराजुद्दौला की तरफ रहते हैं कौन? मीर जाफर, लेकिन उसको अंग्रेज लोग जो है रॉबर्ट क्लाइव अपनी तरफ मिला लेता है इस बात के लिए बस कि वो लोग उसको हटा करके हम तुमको जो है नवाब बना देंगे। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे मीर जाफर उससे जाकर के मिल जाता है और सबसे बड़ी कारण थी हारने का इसका सिराजुद्दौला का। ठीक है, तो देखिए लोग अपने ही लोग से हारते हैं, कभी उसको कोई अलग लोग नहीं हरा सकता। ठीक है ना, जब भी हारेंगे वो अपनों से हारेंगे, क्योंकि कमी या उसकी जो भी चीज़ होती है अपनों को ही पता होती है। गैरों को कैसे पता होगा कुछ भी? वो नहीं हरा सकता, उसकी ताकत नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मतलब दूसरों को हरा दे। हम किसी अनजान व्यक्ति को नहीं हरा सकते, लेकिन अपने आदमी को आसानी से हरा सकते हैं चाहें तो। ठीक है, क्योंकि अपने व्यक्ति के बारे में हमें डिटेल्स पते होते हैं। ठीक है, तो अगर हम भी अपने आदमी के विरुद्ध में विरुद्ध के किसी आदमी के साथ मिल जाए तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं, और वो आदमी जल्दी हार जाएगा क्योंकि उसको अपना विरुद्ध हो गया है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे था। मीर जाफर उधर जा कर के मिल गया अंग्रेज वालों से, तो फिर यहाँ पे सिराजउद्दौला की हार हो जाती है दोस्तों। और कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे? काफ़ी ऊपर आ गया था पेज। हाँ, ये यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे बोल रहा है क्या आप जानते थे कि पलासी का यह नाम किस तरह पड़ा था? तो दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर पलासी कर दिया था। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास की खूबसूरत लाल फूलों के गुलाल बनाया जाता है, जिसकी होली पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चित्र दिया है महान्यायालय का। ठीक है, महान्यायालय कच्छ है ये, देखिए दिखने में ही लग रहा है। बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया हाउस है ये। ठीक, क्या है? ईस्ट इंडिया हाउस, इसको कहा जाता है लेडन हाउस स्ट्रीम। और ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन लॉक स्ट्रीम पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती थी, और यह ऐसी ही एक सभा का चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो बैठक होता था, कुछ बात होती थी उसे लेकर के, वही बात को लेकर। अब देखिए संपन्नता का आश्वासन। बोल रहा है इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं के संदेश और अविश्वास में देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी थी। तो क्या चिट्ठी था? बोल रहा है कि लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इस समृद्ध रियासत पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग का आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। तो ये इस तरह से पत्र लिख करके भेजा था। ठीक है, हाँ। अब नवाब की क्या शिकायत थी उसके बारे में यहाँ दिया है। उससे पहले यहाँ पर देखते हैं। बोल रहा है कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी। ठीक है, तो कंपनी की पहली जीत कौन थी दोस्तों? प्लासी की युद्ध जो थी कंपनी की पहली जीत थी, तो इसीलिए इसको माना जाता है महत्वपूर्ण। ठीक है, प्लासी का जंग। और कंपनी की पहली जीत थी कौन? प्लासी की युद्ध। ठीक है, बोल रहा है प्लासी के युद्ध के बाद सिराजउद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। तो कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा था कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी अब तो अपनी प्रजा के नज़र में समाना संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो देखिए यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि कैसे चलेगा कोई
अभी बताइए, आप वहाँ पे राजा बन कर के बैठे हुए हैं, तो आपको प्रजा की चिंता है ज़्यादातर ना, कि कंपनी कंपनी कितना भी कठपुतली रहेगा तो अपनी प्रजा के बारे में थोड़ा बहुत तो ज़रूर सोचेगा। कम से कम प्रजा के बारे में ना सही, अपने सामान के बारे में सोचेगा। तो सामान अपना कब बना रह सकता है एक राजा का, जब प्रजा के नज़र में सही हो। तो इस तरह से वो मतलब मुश्किल था कठपुतली नवाब बनना, ठीक है। मिर्ज़ाफ़र को बना तो दिया, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा था। और उसको दिखावा तो आखिर करना ही पड़ेगा जनता के सामने। बोल रहा है तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। मतलब नवाब को 5 लाख रुपये, अब नवाब 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाता था। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1665 ईस्वी में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे और कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो सोच लीजिए कैसे कैसे यहाँ पे पहुँचे, क्यों नवाब बनना इनको आवश्यक पड़ रहा है। आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए बोल रहा है आखिरकार आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। मतलब क्या किया मुगल सम्राट ने कि 1765 ईस्वी में कि कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था। ऐसे तो कोई ना कोई था ही, होता ही, लेकिन कंपनी को ही नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया था। तो वहाँ पे दोस्तों विशाल राजस्व संसाधन पर इसको नियंत्रण मिल गया था, किसको? कंपनी को। और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदना पड़ता था। उसकी वजह से ये थी उसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, मतलब कुछ बेचता ही नहीं था। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल के दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती, रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपने फौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण और लागत भी जो है उठा सकती थी। तो देखिए इस तरह से उसको दिनाब नियुक्त कर दिया गया और फिर वहाँ पे उसका पूरा मतलब वर्चस्व अब बनेगा धीरे धीरे। यहाँ पे कुछ नवाब की शिकायत है, उसका सुन लीजिए। 1713 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कह रहा है। बोल रहा है जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती की थी। विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। उसके चारों ओर गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़े हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी, जिन्होंने उन्होंने बहुत सारे सौदेगार और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे हुए असंख्य औरतों और मर्दों को उनके लिए देश में गुलाम बनाकर लूट खरोट रहे हैं। तो सही बात था ये। तो ये शिकायत था बंगाल के नवाबों से 1733 ईस्वी में किससे? कंपनी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोगों को पढ़ना है कंपनी के अफसर। ठीक, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब देखिए कंपनी के अफसर और नवाब बन बैठे। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे थे। देखिए नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन उसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने का ख्याल देखने लगे थे। मतलब कंपनी का जितना भी नवाब था, अब जितना भी कर्मचारी था, अब सब मतलब उसी तरह से ज़िंदगी जीने लगे थे, वही सोच करके कि हम एक दिन नवाब बने। ठीक, तो सपना संजोलेगा तो उसको कोई ना कोई तो सर्च करेगा नहीं। तो उसी तरह से मतलब वहाँ पे सॉरी कहाँ पढ़ रहे थे, क्या क्या कर दिए वो लोग, क्या क्या मतलब सपना देखना शुरू कर देते थे। बोल रहा है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में असली नवाब को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा देंगे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 ईस्वी में जब इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 ईस्वी में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 401,102 पाउंड मतलब
4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में उससे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को अपनी अंकुत संपत्ति और स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप में बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1764 में उसे आत्महत्या कर ली थी। जैसे देखिए बोल रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि मतलब इस तरह इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि अपनी निजी कंपनी को तोहफे के तौर पर उनको ज़मीन देंगे और ढेर सारा पैसा देंगे। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो भारत में 2 बार जो है बना था। क्या क्या बोलता है वायसराय नहीं वो मतलब गवर्नर समझिए, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है 2 बार गवर्नर बना भारत सरकार में और बेमिसाल दौलत जमा कर लिया था। 1743 ईस्वी में आया था। उसकी माँ सिर्फ 18 साल की थी। वो 18 साल का हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। जब 1767 में गया तो अपार धन लेकर के यहाँ से जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात, इसको जब आता है तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मतलब कंपनी में नियुक्त किया जाता है, लेकिन इन्होंने इसको खुद भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ रहता है। खुद इसको मतलब सफाई देना पड़ता है कि हम भ्रष्टाचार में हैं या नहीं। तो भ्रष्टाचार का आरोप इस पर 1772 में लग जाता है और इसको खुद ही मतलब बखान करना पड़ता है, सफाई देना पड़ता है सरकार से कि हम भ्रष्टाचार में हैं या नहीं। तो भ्रष्टाचार में तो आखिर था ही, तो इसको बरी कर दिया जाता है कि नहीं तुम भ्रष्टाचार में नहीं हो। लेकिन फिर भी इन्होंने 1772 में ऐसा हुआ था और 1774 में फिर वो अपनी आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। सभी के सभी ऐसा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना ही सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारणतर परिवार में आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत का ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौट कर गए। उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया और उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते हैं। क्या नवाब? यह भारतीय सब नवाब से कई अंग्रेजी संस्करण बन गए हैं। उन्हें लोग अक्सर ये नए अमीरों और सामाजिक हैसियत के में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते हैं। नाटकों और कार्टून में उनकी मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब कंपनी का फैसला क्या था दोस्तों, देखिए अब हम लोग अब अगला दिन पढ़ेंगे। काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया 40 मिनट का, तो फिर अभी देख पता है 7 पेज बच रहा है। सॉरी 7 ही पेज, अभी 10 पेज बच रहा है। तो फिर हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आप लोग इसको फिर झेल नहीं पाइएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बस ये वाला। क्लाइव खुद को कैसा देखता था, रॉबर्ट क्लाइव तो कैसा देखता था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बोल रहा है संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया है। आइए देखते हैं क्या कहा। उस स्थिति का कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक एक की गिरेबान खींच रही थी। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। तो इस तरह से दोस्तों बखान करता है रॉबर्ट क्लाइव खुद के बारे में, ठीक है। कंपनी का फैसला क्या होता है उसके बाद फिर यहाँ पे इधर टीपू सुल्तान आता है। फिर टीपू सुल्तान की कहानी पढ़ना है। फिर यहाँ पे मराठों की लड़ाई पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी बहुत सारा है दोस्तों। 7th पेज भी हम लोग पढ़ पाए हैं अभी मतलब 17 पेज है कुल, तो 7 पेज भी 10 पेज बच रहा है। तो इसकी वजह से हम आप लोगों को छोड़ रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों को तो छोटा ही वीडियो चाहिए ना। हम बड़ा बनाते हैं, 2 पार्ट करना पड़ेगा अब हमको, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।